वास्तविक विश्लेषण। बैठो भाई, जल्दी बैठो। रियल एनालिसिस, वास्तविक विश्लेषण। अजी बैठ गए? अजी बैठ गए क्या? आवाज नहीं हो। देखिए भाई, वास्तविक विश्लेषण अब तक की अगर बात करें 4 या 5 क्वेश्चन की एवरेज रहती है, लेकिन इस बार 8 क्वेश्चन थे। अगर आप डी ट्रिपल एस भी देते हो तो 4 से 5 या 6 क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे। अगर यूपी टीजीटी देते हो तो 2 क्वेश्चन मिलते हैं यहाँ से, और यूपी पीजीटी भी दोगे तो 1-2 क्वेश्चन वहाँ भी मिलते हैं। जबकि फर्स्ट ग्रेड वाले देंगे तो केवल श्रेणियों का अभिसरण, कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज वाला टॉपिक ही आपको मिलेगा। तो यहाँ से सबसे पहले मेन चीज़ है रियल एनालिसिस, वास्तविक विश्लेषण। तो देखिए, इसमें हेडिंग डालेंगे परिचय में इंट्रोडक्शन। वास्तविक संख्याओं का सबसे पहले हम डालेंगे क्या? परिचय। वास्तविक संख्याओं का ज्ञान वास्तविक संख्याओं यानी रियल नंबर तीन विधियों से कराया जाता है। कितनी विधियों से? 3 विधियों से। वास्तविक संख्याओं का ज्ञान जो है वो 3 विधियों से कराया जाता है। जो सेट ऑफ रियल नंबर है, अगर उनका एनालिसिस करें तो 3 मेथड माने जाते हैं मोस्टली। पहला है वंशानुगत विधि या परंपरागत विधि या जेनेटिक मेथड। जेनेटिक मेथड। तो सबसे पहली विधि है वंशानुगत विधि। वंशानुगत विधि या परंपरागत विधि या जेनेटिक मेथड। जेनेटिक मेथड। वंशानुगत विधि, परंपरागत विधि या फिर जेनेटिक मेथड। वास्तविक संख्याओं का ज्ञान कितनी विधियों के द्वारा कराया जाता है? 3 विधियों के द्वारा कराया जाता है। पहली और सर्वप्रथम विधि है आपकी कौन सी विधि? वंशानुगत विधि या परंपरागत विधि, जो आप बचपन से पढ़ते आते हो। इसमें बताया जाता है कि भाई सबसे पहले आई नेचुरल नंबर। कौन सी नंबर? नेचुरल, यानी प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होंगी और अनंत तक। अगर प्राकृतिक में मैं 0 और जोड़ दूं तो होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। अगर मैं उसमें नेगेटिव पूर्णांक और ले लूं तो फिर नेगेटिव पूर्णांक और ले लेते हो तो फिर उस केस में पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। फिर उसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ले लो तो वह परमेय बन जाती है। फिर अपरमेय को और जोड़ दो तो रियल नंबर बन जाती है। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई इन्होंने परंपरागत या वंशानुगत विधि में यही कहा जाता है कि नेचुरल नंबर का विस्तार कर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय तक पहुंचा जाता है। ठीक है भाई। तो इस विधि में क्या लिखा जाता है? प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय
n का विस्तार कर वास्तविक संख्या प्राप्त की जाते हैं, या वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r प्राप्त करते हैं, r प्राप्त करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सबसेट है किसका? ठीक है, इसमें जीरो और सम्मिलित हो जाती है। ये सबसेट है किसका? पूर्णांकों के समुच्चय z या i। z तो जर्मन भाषा का शब्द है जुसामिन यानी कि पूर्णांक, और i मीन्स इंटीजर यानी कि पूर्णांक। ठीक है भाई। फिर ये सबसेट आ जाता है आपका q, परमेय संख्याओं का, परमेय संख्याओं का। और परमेय संख्याओं का समुच्चय जो सबसेट होता है वो होता है q यूनियन q कॉम्प्लीमेंट। q यूनियन q कॉम्प्लीमेंट यानी q तो इसमें आ ही रहा है, और ये किसके बराबर होता है? q यूनियन q कॉम्प्लीमेंट r के। किसके बराबर होता है? r के बराबर होता है। देखो जहां पर n क्या है बोलो, जहां n है, n स्टार्ट होगा कहां से? 1 से लगाकर कहां तक जाएगा? अनंत तक। किसका समुच्चय? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर। W क्या है बोलो? ये 0 से स्टार्ट हो जाएगा और वही इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी कि पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ, यह आता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हाँ जी, अब इसमें मैं नेगेटिव पूर्णांक और जोड़ दूं, फिर आता आपका जेड या आई। जेड जर्मन भाषा का शब्द होता है, ये जो जेड लिया जुसामिन का जेड यूज किया गया है, और जिसका मतलब होता है पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक। और आई मीन्स इंटीजर, इंग्लिश भाषा का शब्द है, इसका मतलब भी क्या होता है? पूर्णांक। ठीक है भाई। जेड भी आ जाता है, कहीं कहीं आई भी लिखा जाता है। तो इसमें समस्त नेगेटिव पूर्णांक आ जाते हैं, जैसे -3, -2, -1, -4, इस प्रकार। और समस्त धनात्मक पूर्णांक भी आ जाते हैं, और जीरो भी सम्मिलित हो जाता है। तो ये होगा पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्ण अंक अपने आप में भिन्न नहीं है, पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स। फिर एक शब्द आता है आपका अजी क्यू। क्यू, क्यू यानी कि परमेय संख्या का समुच्चय, जिसे P अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सके। P भी पूर्णांक हो और Q भी पूर्णांक हो, बशर्ते Q नॉट इक्वल टू 0 तथा P और Q पूर्णांक हो। P और Q जो है वो बिलोंग करने चाहिए जेड में। P और Q दोनों जेड में बिलोंग करें, साथ ही Q की वैल्यू किसके बराबर ना हो? 0 के बराबर ना हो। तो इस केस में इसे कहते हैं परमेय संख्याओं का समुच्चय। 0 परमेय या परमेय? हाँ, परमेय है ना, पढ़ाया है।
परमेय संख्याओं का समुच्चय। अभी 10th में पढ़ोगे तो बहुत विस्तार से पढ़ लोगे और सिस्टम को। परमेय संख्याओं का समुच्चय यानी कि सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। सेट ऑफ रेशनल नंबर। फिर होती है क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्यू कॉम्प्लीमेंट ये होगा आपका अपरमेय संख्याओं का समुच्चय। जो परमेय नहीं है वो अपरमेय हो जाएगी। अपरमेय संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। फिर आ जाता है आपका रियल नंबर जिसकी आपको तलाश है, आर। क्यू यानी परमेय और अपरमेय दोनों मिलकर सेट ऑफ रियल नंबर बनाती हैं, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। छोरा हो छोरा, कौन को फोन बज रहा है? सेट ऑफ रियल नंबर। मैंने क्या कहा, हमने आपसे कहा कि भाई परंपरागत विधि आपसे ये कहती है कि भाई सबसे पहले नेचुरल नंबर, फिर नेचुरल के बाद होल नंबर, फिर पूर्णांकों का समुच्चय जेड, फिर परमेय, फिर अपरमेय मिलकर रियल नंबर का निर्माण करती हैं। तो इनका विस्तार करते चले गए। सबसे छोटा सेट नेचुरल नंबर, और उससे बड़ा सेट होल नंबर, और उससे बड़ा सेट सेट ऑफ इंटीजर, उससे बड़ा सेट रेशनल नंबर, उससे बड़ा रेशनल प्लस रेशनल यानी कि रियल। क्या हो जाता है? रियल। तो ये विधि हमें पढ़नी नहीं होती है और इसका उपयोग भी नहीं करना होता है। हमें जो विधि पढ़नी है, जो सिलेबस में दे रखी है, वो दूसरी विधि दे रखी है, क्रमित क्षेत्र वाली। तो क्रमित अभिग्रहित या अभिग्रहित विधि या एक्जिम मेथड जो दूसरी विधि है हमारे पास, और एक होती है डेडेकिन कट मेथड। ठीक है, जर्मन के मैथमेटिशियन थे वो। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें भाई केवल विधि का नाम याद होना चाहिए। वास्तविक संख्याओं का ज्ञान 3 विधियों के आधार पर कराया जाता है। पहली है परंपरागत विधि। कौन सी है? परंपरागत विधि या वंशानुगत विधि। इसमें ये कहा जाता है कि पहले नेचुरल नंबर है, फिर उसके बाद होल नंबर है, फिर उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर है, फिर उसके बाद परमेय और अपरमेय है, और दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर। ये तो मैंने लिखा दिया, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, 6वीं 7वीं क्लास से। नहीं पढ़े? पढ़ा होगा सभी ने। फिर रीट भी सभी ने दिया होगा, लगभग सभी ने वहाँ भी पढ़ा है किसको क्या कहते हैं। फिर टेंथ वाला टॉपिक स्टार्ट होगा, उसमें भी पढ़ लोगे नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसका तो अध्ययन हमें करना ही नहीं है, तो दूसरी विधि लिखेंगे इसके बाद। इसके बाद लिखेंगे विधि नंबर 2। दूसरी है अभिग्रहित विधि। ये इम्पोर्टेंट है, यहीं से हम पूरा काम करेंगे, अभिग्रहित विधि से। दूसरी विधि जो है वो कौन सी विधि है? अभिग्रहित विधि। दूसरी विधि है अभिग्रहित विधि। अभिग्रहित विधि, एक्जिम मेथड्स। यही पढ़नी है हमें। अब देखो, इस विधि में वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर को
क्षेत्र माना जाता है, फील्ड माना जाता है। क्या माना जाता है? फील्ड। उसमें तो क्या कहा कि भाई वंशानुगत है, परंपरागत विधि है, शुरुआत से परंपरा चली आ रही है कि पहले नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर पूर्णांकों का समुच्चय, फिर उसके बाद रेशनल, फिर रेशनल प्लस रेशनल रियल नंबर। लेकिन ये क्या कहती है, ये हमारी अटैच हो गई एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से। किससे अटैच हो गई? एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से। और फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में क्षेत्र यानी कि फील्ड, इंटीग्रल डोमेन, गुणजावली, ये भी सिलेबस में, जबकि सेकेंड ग्रेड के सिलेबस में केवल आपका ग्रुप तक रहता है। कहाँ तक रहता है? ग्रुप तक। तो वहाँ ग्रुप तक रहता है, यहाँ क्षेत्र तक पहुँच जाता है। तो क्षेत्र सेकेंड ग्रेड के सिलेबस में तो है नहीं, तो ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। तो मैं थोड़ा सा बता दूंगा उसके बारे में कि क्षेत्र के लिए हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव करनी पड़ती हैं। तो मैंने क्या कहा? अभिग्रहित विधि। इस विधि में वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R को, या वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R प्लस व डॉट। अजी डॉट मीन्स गुणन। ये तो योग हो गया और ये गुणन हो गया, यानी कि एडिशन हो गया और मल्टीप्लिकेशन हो गया, योग और गुणन प्लस व डॉट के लिए क्षेत्र बनाता है। क्या बनाता है? क्षेत्र। क्षेत्र बोलते हैं फील्ड को। ये अभिग्रहित विधि है। ये क्या बोलो? अभिग्रहित विधि है। इस विधि में वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R, दो संक्रियाएं होती हैं इसमें, प्लस व डॉट, यानी प्लस योग की होती है और डॉट गुणन की होती है, के लिए क्या बनाता है? एक क्षेत्र बनाता है। और यही विधि, इसी विधि को हम विस्तारित करके आगे पढ़ते हुए जाएंगे। अब बात आ जाएगी कि भाई क्षेत्र के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए। भाई अभिग्रहित विधि तो मैंने कह दिया कि भाई वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R एक क्षेत्र का निर्माण करता है। अब R एक क्षेत्र का निर्माण करता है तो इसी विधि को हम विस्तार करते हैं। अब बात आती है कि क्षेत्र के लिए हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज की आवश्यकता पड़ती है। मेन चीज़ यहाँ से आएगी कि क्षेत्र के लिए आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये लिख लिया ना सभी ने? अब देखो, पहले मैं समझाऊंगा, बाद में आप लिख लेना, ठीक है? पहले मैं समझा देता हूँ, बाद में आप लिख लेना, है ना? तो पहले मैं समझा देता हूँ। तो पहले तो अब ये तो लिख लिया ना सभी ने, अभी आप समझ लेना, लिखना मत, मैं कहूँगा तब लिख लेना, है ना? देखो, एक शब्द होता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ग्रुप, होता है कि नहीं होता है? इसमें एक समुच्चय होता है जी, जी मीन्स ग्रुप, और एक स्ट्रक्चर होता है स्टार, यानी कि ये तो होता है आपका समुच्चय, जानते हो ना सभी? ये समुच्चय होता है और ये होती है संक्रिया। अब ये जो समुच्चय संक्रिया के लिए एक संरचना बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है। ये सेट इस ऑपरेशन के लिए एक स्ट्रक्चर बनाता है, और जिस स्ट्रक्चर की कुछ क्वालिटी होती हैं, अगर उनकी पालना कर देता है तो ये स्ट्रक्चर क्या बन जाता है? ग्रुप बन जाता है। अब ग्रुप बनने के लिए हमारे पास ये जो है स्ट्रक्चर ग्रुप होता है कब? जब इसमें हमारे पास कुछ क्वालिटियाँ हों। क्वालिटी नंबर फर्स्ट, पहला हो समृत। समृत बोलते हो आप क्लोजर को, क्लोजर को, ठीक है भाई? क्लोजर यानी कि स्टार के लिए समृत हो, स्टार के लिए जी कैसा हो? बोलो समृत। अब समृत का मतलब तो आप जानते हो, समृत का मतलब स्टार के लिए जी समृत हो का मतलब यही होता है कि भाई यह सेट के कोई दो एलिमेंट उठाओ जी के, और उनके बीच में ये ऑपरेशन लगाओ, जो नया एलिमेंट बनेगा वो जी में ही जाना चाहिए, जो नया एलिमेंट बनेगा वो किस में जाना चाहिए? जी में। तो शर्त क्या होती है कि भाई मैंने ए और बी दो जी के एलिमेंट लिए, तो दिस इम्प्लाई ए स्टार बी भी किस में जाना चाहिए? जी में जाना चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कौन सी प्रॉपर्टी? समृत की प्रॉपर्टी या क्लोजर की प्रॉपर्टी। क्लोजर की प्रॉपर्टी को ही द्विआधारी संक्रिया कहते हैं, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन। क्लोजर की प्रॉपर्टी ये कहती है कि भाई जी के कोई दो एलिमेंट उठाओ,
और उठाने के बाद उनमें ऑपरेशन लगाओ और जो नया एलिमेंट बनेगा वो किस में जाना चाहिए, जी में। शर्त होती है प्रत्येक एलिमेंट जी में जाना चाहिए। एक भी अवयव अगर जी से बाहर चला जाता है तो फिर समृत नहीं रहती। जब समृद्धि नहीं है तो आगे ग्रुप चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। तो पहली प्रॉपर्टी तो आती है समृत की। समृत के बाद आती है दूसरी प्रॉपर्टी साचर्यता, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साचर्यता या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अभी अब साचर्यता के लिए 3 एलिमेंट चाहिए। कितने चाहिए? 3। 3 एलिमेंट लिए, पहले 2 के बीच में ऑपरेशन लगाई, फिर तीसरे के बीच में लगाई, या पहले को छोड़ दिया दूसरे और तीसरे के बीच में ऑपरेशन लगाई। ये दोनों एलिमेंट आपस में कैसे होनी चाहिए? बराबर बराबर होनी चाहिए। पहले 2 के बीच में लगाई, तीसरे को छोड़ दिया, तीसरे की बाद में लगाई, या पहले दूसरे और तीसरे की ऑपरेशन लगा दी फिर पहले की लगा दी। दोनों एलिमेंट आपस में बराबर। कहने का मतलब क्या हुआ? कोष्टक को कहीं भी ले जाओ, हमेशा दोनों वैल्यू कैसी आनी चाहिए? बराबर बराबर आनी चाहिए। तो ही आपकी साचर्य प्रॉपर्टी की क्या होती है? पालना होती है। तीसरा होता है आपके पास तत्समक, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तत्समक अवयव का अस्तित्व, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आइडेंटिटी में क्या होता है कि एक ही संक्रिया, ए है अवयव, एक ही संक्रिया ई से कराओ और अवयव ही निकलेगा, चाहे लेफ्ट से कराओ चाहे राइट से कराओ। अब ये तो हो जाएगा आपका अवयव यानी कि एलिमेंट, और ई हो जाता है आपका तत्समक। यदि अवयव की संक्रिया तत्समक से कराते हो तो क्या आना चाहिए? अवयव ही आना चाहिए, चाहे लेफ्ट से कराओ चाहे राइट से कराओ। तो इस केस में एक तीसरी प्रॉपर्टी आती है तत्समक, और चौथी आती है किसकी बोलो? प्रतिलोम, एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स वो आइडेंटिटी है। हाजी, इनवर्स जैसे ए का प्रतिलोम बी होगा, हाजी ए का प्रतिलोम बी होगा, ए का प्रतिलोम बी होगा यदि ए की संक्रिया किससे करा दूं? वी से, तो क्या जाना चाहिए? तत्समक, चाहे लेफ्ट से कराओ चाहे राइट से कराओ। यानी कि ये तो अवयव है और ये क्या है बोलो? प्रतिलोम। अवयव की संक्रिया प्रतिलोम से कराओगे तो क्या आ जाएगा बोलो? तत्समक आ जाता है। अब जैसे ये 4 प्रॉपर्टियों की पालना हो जाती है, जैसे ये 4 प्रॉपर्टीज की पालना हो जाती है तो ये स्ट्रक्चर ग्रुप बनता है। ये स्ट्रक्चर जो है क्या बनता है? ग्रुप बनता है। तो स्ट्रक्चर को ग्रुप बनाने के लिए हमें कितनी प्रॉपर्टीज की आवश्यकता पड़ती है? 4 की। अब 4 की आवश्यकता पड़ती है कि भाई पहली होती है समृत, स्टार के लिए समृत हो। दूसरी होती है साचर्यता यानी ब्रैकेट कहीं भी ले जाओ। तीसरी होती है आइडेंटिटी, अवयव की आइडेंटिटी से ऑपरेशन कराओ अवयव आएगा। एक होती है प्रतिलोम, अवयव की प्रतिलोम से संक्रिया कराओ आइडेंटिटी आएगी। लेकिन एक और प्रॉपर्टी आप इसमें चाहो तो बढ़ा सकते हो, एक आती है क्रम विनिमयता की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या आवेली ग्रुप। क्रम विनिमयता की प्रॉपर्टी होती है उल्टा सीधा एक समान, कि भाई ए की संक्रिया बी से कराओ चाहे बी की संक्रिया ए से कराओ, दोनों एलिमेंट आपस में कैसे होंगे? बराबर बराबर। अगर कोई भी ग्रुप क्रम विनिमयता की प्रॉपर्टी की पालना कर दे तो उसे कह देते हैं हम क्रम विनिमय ग्रुप। कौन सा ग्रुप? या आवेली ग्रुप या फिर क्रम विनिमय ग्रुप। ये होती हैं ग्रुप सिद्ध करने के लिए 5 प्रॉपर्टी। अब ग्रुप में तो हमारे पास एक ही संक्रिया होती है स्टार स्टार की। ग्रुप में हमारे पास एक ही संक्रिया होती है, कौन सी? स्टार स्टार की। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही संक्रिया लग रही है स्टार की, ठीक है भाई। अब इसमें एक ही संक्रिया लग रही है स्टार की, लेकिन अगर हम बात करेंगे किसकी? क्षेत्र की। एक वलय भी बनती है, लेकिन आप वलय को छोड़ दीजिए, हम तो केवल क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। एफ एक अरिक्त समुच्चय है, इसमें 2 ऑपरेशन चाहिए, एक तो प्लस की और एक गुणन की। वहां पर एक ऑपरेशन थी, यहाँ पर कितनी ऑपरेशन हो गई? 2। एक तो प्लस की और एक गुणन की, 2 ऑपरेशन हो गई।
अब ये जो है स्ट्रक्चर एक क्षेत्र कहलाएगा कब, ये जो है क्षेत्र कहलाएगा कब, तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, एफ जो है ना वो प्लस के लिए, एफ जो है वो प्लस के लिए कैसा ग्रुप हो, आवेली ग्रुप हो या क्रमन्वय ग्रुप हो। कैसा ग्रुप हो, आवेली ग्रुप। अब जैसे ही ग्रुप शब्द आ जाएगा और वो भी आवेली, तो इसके लिए मुझे कितनी प्रॉपर्टी सिद्ध करनी पड़ेंगी, पांच, पांच होंगी भाई। समृत होगा प्लस के लिए साचर्य होगा, प्लस के लिए तत्समक होगा, और प्लस के लिए प्रतिलोम होगा, और प्लस के लिए क्रमन्वयता होगा। पांच प्रॉपर्टी। और आप जानते हो अगर मैं जीरो का प्रतिलोम निकाल लूं गुणा में 1/0, इन्फिनिटी आता है, संभव है क्या, नहीं है, तो जीरो को छोड़ देना। पर दूसरी प्रॉपर्टी आएगी एफ नॉट, एफ नॉट का मतलब हो गया इसमें से जीरो निकल गया और संक्रिया आ गई गुणन की। अब ये जो एफ नॉट भी है ना संक्रिया गुणन के लिए, ये भी कैसा ग्रुप होना चाहिए, आवेली ग्रुप होना चाहिए। कैसा ग्रुप है, ये भी आवेली ग्रुप है, क्योंकि इसमें मैंने किसको निकाल दिया है, जीरो को निकाल दिया है, क्योंकि जीरो का गुणन के लिए प्रतिलोम नहीं आता। अब जीरो तो आएगा ही आएगा, जीरो क्यों आएगा, क्योंकि ऑपरेशन कौन सी लग रही है, प्लस की, और प्लस के लिए तत्समक कितना होता है, जीरो होता है। कितना होता है, जीरो होता है, जीरो अभी तो आता है। अब दो प्रॉपर्टी तो ये हो गई, और तीसरी प्रॉपर्टी आती है बंटनता के गुणधर्म की। कौन सी आती है, बंटनता, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। बंटनता के गुणधर्म की बंटनता निकाली जाती है गुणन की योग पर। तो देखो ए का गुणन किया आपने योग पर बी प्लस सी पर, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अब ये हो गया लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वाम बंटनता, या राइट से कर सकते हो जैसे कि बी प्लस सी डॉट ए, तो ये क्या लिखा जाएगा बोलो, बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। तो इसे बोलेंगे कौन सी बंटनता, दक्षिण बंटनता। अब देखो कोई भी क्षेत्र अगर आपको सिद्ध करना है, वो मैं लिखा दूंगा मत देखिए भले को देखो, देखो कोई भी क्षेत्र अगर आपको सिद्ध करना है तो टोटल कितनी प्रॉपर्टी हो गई बोलो, पांच। तो ये हो गई, पांच ये हो गई, और दो ये हो गई, कितनी हो गई, 12। तो एफ को क्षेत्र आपको सिद्ध करना है, प्लस और गुणन के लिए टोटल कितनी प्रॉपर्टी सिद्ध करनी पड़ती है, 12। कितनी, 12। 5 प्लस के लिए, 5 गुणन के लिए, और 2 आपकी बंटनता की, गुणन की योग पर, लेफ्ट और राइट। इस प्रकार जैसे ही आपकी 12 प्रॉपर्टी सिद्ध हो जाती हैं तो ये स्ट्रक्चर जो है वो क्या बन जाता है, क्षेत्र बन जाता है। और वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर क्या बनाता है, हमेशा क्षेत्र बनाता है। परमेय संख्याओं का समुच्चय क्यू भी क्षेत्र बनाता है, और सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय सी भी क्षेत्र बनाता है। तीनों की तीनों क्षेत्र का निर्माण करते हैं, तीनों की तीनों किसका निर्माण करते हैं, क्षेत्र का निर्माण करते हैं। तो अब हम लिखेंगे, सबसे पहले क्षेत्र की परिभाषा लिखा देता हूं मैं, है ना। तो लिखिए क्षेत्र, फील्ड, शॉर्ट में ही लिखाऊंगा ज्यादा, ठीक है। क्या ग्रुप, तो क्या लिखोगे, ग्रुप तो पता ही है ना आपको, मैंने पहले ही बता रखा था, बताया था। 5 चीजें होती हैं ग्रुप के लिए, तो बस ये लिखना चाहोगे ग्रुप को तो तुम्हारी इच्छा है भाई, ये तुम्हारी इच्छा है, नहीं ग्रुप की नीड पड़ती नहीं, लिख लो भले ग्रुप के लिए कितनी प्रॉपर्टी। वैसे वो वहाँ शॉर्ट से लिखा था, वही 5 लिखा देता प्रॉपर्टीज। हाँ तो क्षेत्र लिखो, मेन तो क्षेत्र लिखो, लिखो क्षेत्र। एक एरिक्त नॉन एम्प्टी, एक नॉन एम्प्टी सेट दे दिया, एक एरिक्त समुच्चय एफ, संक्रिया, 2 संक्रिया दे दी, एक नहीं आएगी, यहाँ कितनी आती हैं, 2 संक्रिया प्लस यानी कि योग, व संक्रिया दूसरी आती है डॉट यानी कि गुणन के लिए क्या होगा बोलो, क्षेत्र होगा। क्या होगा, क्षेत्र होगा। कब, यदि
एफ कितनी प्रॉपर्टियों की पालना करे टोटल? 12। तो पहली प्रॉपर्टी डाल देंगे इसमें, एफ जो है वो संक्रिया प्लस के लिए कैसा ग्रुप हो? आवेली ग्रुप हो या क्रमविनिमय ग्रुप हो। आवेली मीन्स क्रमविनिमय। भाई आवेली ग्रुप को नील्स आवेल के सम्मान में कहते हैं, क्रमविनिमय ग्रुप को नील्स आवेल के सम्मान में आवेली ग्रुप कहते हैं। ये पता होना चाहिए आपको, है ना। आवेली ग्रुप हो। अब जैसे ही आवेली शब्द आ जाता है और वो भी ग्रुप में, ग्रुप के लिए 4 प्रॉपर्टी और आवेली लगते ही एक और बढ़ जाती है। टोटल कितनी प्रॉपर्टी? 5। तो 5 प्रॉपर्टी आ जाएंगी यहाँ से। एक तो आ जाएगा एफ प्लस के लिए क्या हो? समृत हो। आवेली ग्रुप की प्रॉपर्टी हो गई ना अब सीधे सीधे याद। एफ प्लस के लिए क्या हो? समृत यानी कि क्लोजर हो। एफ प्लस के लिए क्या हो? साचर्य हो, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की पालना करे। तीसरी प्रॉपर्टी प्लस के लिए तत्समक हो। प्लस के लिए क्या हो बोलो? तत्समक हो। क्योंकि 2 स्ट्रक्चर लग रहे हैं ना हमें, एक तो योग का है एक गुणन का है। और चौथी प्रॉपर्टी है एफ में प्लस के लिए प्रतिलोम हो। एफ में प्लस के लिए प्रतिलोम हो। लेकिन एक और प्रॉपर्टी आ जाती है, ये इनवर्स हो गया, क्रमविनिमयता वाली और आ जाती है। आवेली लिखा हुआ है ना, एफ प्लस के लिए क्रमविनिमय हो। प्लस के लिए चल रहा है काम, क्योंकि आप जानते हो अशून्य अवयव का कभी भी वो नहीं निकलता क्या? प्रतिलोम। तो गुणन के लिए बात करेंगे तो शून्य को छोड़ना पड़ेगा। किसको छोड़ना पड़ेगा? शून्य को। तो ये हो गया एफ नॉट। और यहाँ जाएगी संक्रिया किसकी? गुणन की। एफ नॉट डॉट, यहाँ लिख लेना। एफ नॉट का मतलब क्या है? एफ के अशून्य अवयव। शून्य नहीं, कैसे अवयव? अशून्य अवयवों का समुच्चय। अशून्य अवयवों का समुच्चय। एफ के अशून्य अवयवों का समुच्चय। शून्य नहीं है अभी तो, कैसे? अशून्य। एफ के अशून्य अवयवों का क्या है बोलो? समुच्चय। अब एफ नॉट डॉट, ये भी कैसा ग्रुप होना चाहिए? आवेली ग्रुप होना चाहिए। तो इसके लिए भी कितनी प्रॉपर्टी? 5। तो यहां से आप लिखेंगे ये कैसा ग्रुप है? आवेली ग्रुप है। अब ये भी आवेली ग्रुप है तो क्या करें फिर? कुछ मत करो, 5 प्रॉपर्टी लिख लो। आप बोलते चलना, हम लिखते चलेंगे। अब भाई पहली प्रॉपर्टी एफ नॉट किसके लिए? गुणन के लिए। कैसा हो बोलो? पहली प्रॉपर्टी क्या आती है ग्रुप की? समृत, क्लोजर, समृत हो। दूसरा एफ नॉट गुणन के लिए कैसा हो? साचर्य हो। कैसा हो? साचर्य हो। फिर तीसरी प्रॉपर्टी क्रमविनिमयता, या तत्समक ले लो, कुछ भी ले लो। एफ नॉट में गुणन के लिए तत्समक हो। गुणन के लिए क्या हो बोलो? तत्समक हो। ग्रुप के लिए 5 प्रॉपर्टी होनी चाहिए, 4 सॉरी, और क्रमविनिमय ग्रुप के लिए 5। एफ नॉट में गुणन के लिए प्रतिलोम हो। प्रत्येक अवयव का है ना। और हमेशा आप जानते हो ना, प्रतिलोम अद्वितीय निकलता है, यूनिक निकलता है एक और केवल एक, और तत्समक भी अद्वितीय होता है। फिर लास्ट और आखिरी प्रॉपर्टी क्या हो? एफ डॉट गुणन के लिए कैसा हो?
एफ डॉट गुणन के लिए कैसा हो बोलो, क्रम विनिमय। अब देखो रियल का खेल ऐसा होता है, समझ आ जाए तो 8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट या 4 मिनट में, इनका टाइम बचता है कि कैलकुलेशन ज़्यादा होती नहीं। श्रेणी का क्वेश्चन आएगा वहाँ जरूर कैलकुलेशन होगी और कहीं भी कैलकुलेशन नहीं है, बस समझने की किताब है। बस वहाँ परिभाषाएँ आ जाती हैं, समझने वाला क्वेश्चन आ जाता है, कॉन्सेप्ट आ जाता है, बस माइंड लगाओ और आंसर निकालो। अगर मैं आपसे पूछ लूँ हाँ भाई क्षेत्र प्रूव करने के लिए कितनी प्रॉपर्टी चाहिए, 12 चाहिए, ठीक है 12 चाहिए। 5 तो प्लस के काजे चाहिए और 5 गुणन के काजे चाहिए और 2 चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन लो, बंटनता के नियम के काजे। और तीसरी आ जाएगी अब आपकी कौन सी, वंटनता। थर्ड आ जाती है आपकी कौन सी, वंटनता का गुणधर्म, वंटनता गुणधर्म यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। वंटनता गुणधर्म या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। हाँ भाई यहाँ में 2 प्रकार की वंटनता चलेगी। पहली है वाम बंटनशीलता, हाँ जी वाम यानी कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। हाँ जी लेफ्ट के लिए 3 एलिमेंट चाहिए, ए डॉट वी प्लस सी, तो क्या आ जाएगा, ए का गुणा वी से हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा ए का गुणा सी से। और एक आती है दक्षिण बंटनशीलता यानी कि राइट डिस्ट्रीब्यूशन, ये लेफ्ट से हुआ है अब राइट से कर देंगे, दक्षिण बंटनशीलता या दक्षिण बंटनता या राइट डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी v प्लस सी में a से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा b डॉट ए प्लस सी डॉट ए, दक्षिण बंटनता। अब जैसे ही ये 12 प्रॉपर्टी सिद्ध हो जाएंगी तो ये जो स्ट्रक्चर है ना ए प्लस डॉट आपका क्या बन जाएगा बोलो, ग्रुप सॉरी क्षेत्र बन जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर है ना ए प्लस डॉट आपका क्या बन जाता है बोलो, फील्ड बन जाता है, क्षेत्र बन जाता है। लिख लो भाई इसको। ठीक है भाई, पाँच और 5 10 और 2 12। तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर जो है इन 12 प्रॉपर्टियों की पालना करता है। 5 तो जोड़ के काज है, 5 गुणा के काज है और 2 बंटनशीलता की। तो ये 12 प्रॉपर्टी मिलके ही तो अभिग्रहित विधि यही होती है कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर किसकी पालना करता है, क्रम अभिग्रहित की पालना करता है। किसकी पालना करता है, अभिग्रहित विधि की पालना करता है, यानी कि क्षेत्र होता है। अब देखो शब्द हैं हमारे जो सिलेबस में दे रखा है। पहले हमने पढ़ा क्षेत्र, क्षेत्र में कुछ चीज़ें जोड़ेंगे फिर वो बन जाएगा क्रमित क्षेत्र, फिर कुछ चीज़ें और जोड़ेंगे फिर बन जाएगा वो पूर्ण क्रमित क्षेत्र, यानी कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। आपके जो सिलेबस में दे रखा है वो दे रखा है कंप्लीट ऑर्डर फील्ड यानी पूर्ण क्रमित क्षेत्र। अभी क्षेत्र पढ़ा, क्षेत्र की कितनी प्रॉपर्टी 12 है, लेकिन वहाँ पेपर में 12 प्रॉपर्टी आपको सिद्ध नहीं करनी है, बस इतना पता होना चाहिए कि हाँ भाई क्षेत्र के लिए 12 प्रॉपर्टी होती हैं।
आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, आर जो है वो क्या बनाता है, क्षेत्र बनाता है। इतना पता होना चाहिए। बारह प्रॉपर्टी तो ये हो गई। अब ये क्षेत्र तो हो गया, अब हम शब्द जोड़ेंगे एक कृमित क्षेत्र। अब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर क्षेत्र तो है, लेकिन अब हम प्रॉपर्टी लिखेंगे किसकी, कृमित क्षेत्र की। अब कृमित क्षेत्र क्या होता है, फिर उसके बाद हम परिभाषा लिखेंगे पूर्ण कृमित क्षेत्र की। तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर जो है वो पूर्ण कृमित क्षेत्र होता है, जबकि परमेय संख्याओं का समुच्चय केवल कृमित क्षेत्र होता है, पूर्ण नहीं होता। और सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय केवल क्षेत्र होता है, ना तो कृमित होता है और ना ही पूर्ण होता है, उसमें वो दोनों प्रॉपर्टी कट जाती हैं। तो इन तीन में से ये क्वेश्चन बनता है हमेशा, क्योंकि ये तीनों क्षेत्र हैं और पूर्ण की और कृमित क्षेत्र की बात तो हम क्षेत्र पे ही करते हैं। तो परमेय संख्याओं का समुच्चय क्यू, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर और सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय सी, ये तीनों क्षेत्र होते हैं। अब क्षेत्र के बाद इनमें प्रॉपर्टी बढ़ाई जाएंगे। उनमें से पूर्ण कौन कौन सा है, केवल आर है। इनमें से कृमित कौन कौन सा है, कृमित केवल आर और क्यू है, सी नहीं है, सी केवल क्षेत्र क्षेत्र है। और पूर्ण कौन सा है, आर है। आर में तीनों गुण हैं, पूर्ण भी है, कृमित भी है। आर जो है पूर्ण क्षेत्र भी है, कृमित क्षेत्र भी है, और क्षेत्र तो है ही ऑलरेडी। तो पूर्ण कृमित क्षेत्र केवल आर है, कृमित क्षेत्र क्यू है, और केवल क्षेत्र सी है। तो इस पे एक क्वेश्चन आपका बन के आ जाता है कभी कभार कि निम्न में से पूर्ण कृमित क्षेत्र है, या निम्न में से कृमित क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो सी नहीं है, क्यू और आर है। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी थोड़ी सी याद रखनी पड़ती हैं। वो क्यों नहीं होंगे, कौन कौन सी परिभाषा इन पे फेल होंगी, किस कारण होंगी, वो चीज़ हम आपको बताएंगे। यहाँ तो आप ध्यान रखो 5 और 5 10 और 2 12 प्रॉपर्टी, 5 प्लस के लिए और 5 गुणन के लिए और 2 बंटनशीलता के लिए, टोटल 12 प्रॉपर्टी सिद्ध करता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर। तो इसे कहते हैं क्रम अभिग्रहित। ठीक है, अभी तक हमने कितनी विधियां पढ़ी हैं, 2। मैंने कितनी विधियां बताई थी, 3 ही तो बताई थी, 3 विधियां बताई थी। आपको पता है, पहली थी परंपरागत विधि, जो परंपरा से चली आ रही है कि पहले नेचुरल, फिर होल नंबर, फिर पूर्णांक, फिर परमेय प्लस अपरमेय यानी कि आर। फिर दूसरी बता दी अभिग्रहित विधि कि इसमें वास्तविक संख्याओं को समुच्चय आर को 2 ऑपरेशन प्लस और गुणन के लिए क्या माना जाता है, क्षेत्र माना जाता है। क्या माना जाता है, क्षेत्र माना जाता है। अब तीसरी विधि है डेडेकिंड कट विधि। तीसरी विधि कट मेथड है। ये जर्मन के गणितज्ञ थे डेडेकिंड जी। इन्होंने क्या किया, जहाँ पर परमेय संख्या मिली वहाँ से रियल लाइन को तोड़ दिया, और रियल लाइन 2 पार्ट में टूट गई, एक तो लोअर वाले पार्ट में और एक अपर वाले पार्ट में। जैसे कि पूरी रियल लाइन होती है, ये पूरी रियल लाइन होती है, इधर की साइड तो चलता है माइनस का अनंत, और इधर की साइड चलता है प्लस का अनंत। और आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 2 वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत परमेय और अनंत अपरमेय होती हैं। अब इसने क्या किया, जैसे मुझे यहाँ पर एक x मिल गई, x कैसी संख्या मिल गई, परमेय यानी कि रेशनल मिल गई। और जैसे ही रेशनल मिल जाती है तो इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया, एक तो अपर वाले पार्ट में और एक लोअर वाले पार्ट में, यानी कि एक परमेय से छोटा वाला भाग और एक परमेय से बड़ा वाला भाग। तो इन्होंने क्या किया, जर्मन के गणितज्ञ वास्तविक रेखा को परमेय संख्या से, प्रत्येक परमेय संख्या से, प्रत्येक जहाँ जहाँ परमेय मिलेगी ना वहाँ वहाँ तोड़ देगा वो, प्रत्येक परमेय संख्या से 2 भागों में, 2 भागों एल व यू में तोड़ा या तोड़ते हैं।
जहाँ प्रत्येक परमेय संख्या x लिख लेना ना, जहाँ, हाँ जी, x की जो वैल्यू है वो u से तो क्या हो जाएगी छोटी, और l से क्या हो जाएगी फिर बड़ी। सही बात है गलत है भाई? ये l हो गया x से छोटा, और ये वाली संख्या x से बड़ी हो जाएंगी। दो भाग में तोड़ा था। ये विधि भी हमें पढ़नी नहीं होती, तो दूसरी विधि पढ़नी होती है। बस हमें जानना है कि वास्तविक संख्याओं का ज्ञान कितनी विधियों के आधार पर कराया जा रहा है? 3 विधियों के आधार पर कराया। डेडेकिन ने केवल इतना काम किया कि जहाँ मुझे परमेय मिली वहाँ से मैंने इसे 2 पार्ट में तोड़ दिया, जहाँ परमेय मिली वहाँ 2 पार्ट में तोड़ दिया, जहाँ परमेय मिली वहाँ 2 पार्ट में तोड़ दिया। अब परमेय संख्या अनंत है, अब 2 परमेय के बीच में फिर अनंत आ जाए तो तोड़ते तोड़ते जिंदगी निकल जाएगी, पर टूट नहीं पाएगी पूरी रियल लाइन। सही बात है गलत? लिख लिया ना? इसको कितने पार्ट्स में तोड़ा? 2 पार्ट्स में तोड़ा, एक लोअर पार्ट एक अपर पार्ट। लोअर पार्ट की वैल्यू x से छोटी, अपर पार्ट की वैल्यू x से बड़ी। x क्या है? रेशनल नंबर, यानी कि परमेय संख्या। x क्या है? परमेय संख्या। डेडेकिन ने केवल इतना सा काम किया, जहाँ परमेय मिली रियल लाइन को 2 पार्ट में तोड़ दिया, वास्तविक रेखा को 2 पार्ट में तोड़ दिया, एक l में और एक u में, एक l में और एक u में। ठीक है भाई? हाँ भाई, 3.333333 इन्फिनिटी तक जा रहा है। परमेय क्या परमेय? 3.333333। एक दिन मैंने बताया भी था। जैसे कि मैंने आपको उस दिन बताया था, आपको इतना सा ध्यान रखना है कि अगर किसी अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, या 10 अंकों की हो रही है बार बार पुनरावृत्ति, तो वो परमेय है। या पॉइंट के बाद संख्या समाप्त हो रही है तो परमेय है। P/Q के रूप में लिख रही है तो परमेय है। √2 पाई ई ये सब अपरमेय संख्या होती है। जैसे कि 3.14141414 ये चलता ही जाता, तो ये भी परमेय है। लेकिन जैसे पाई का मान लिखते हो ना, तो पाई का मान आता है आपका 3 अब ये जो होता है ना 7 8 6 जो भी है 5 4 3, ये रिपीट नहीं होते, किसी एक निश्चित आवर्ती के बाद पुनरावृत्ति नहीं होती, तो इस कारण ये कैसी है? अपरमेय संख्या। लेकिन आप किताबों में यूज करते हो तो किताबों में कभी कभार इतना लिखा जाता है कि 3.1432, जैसे कल लेने का एक क्वेश्चन करा रहे थे, इस प्रकार लिखा आ गया। अब ये वाला जो मान है, पॉइंट के बाद संख्या समाप्त कर दिया आपने, तो कैसा मान है? परमेय क्या परमेय? ये परमेय है, क्योंकि एक अपरमेय संख्या को आप लिख ही नहीं सकते। पृथ्वी के ऊपर के छोर से लिखना स्टार्ट करेंगे, नीचे के छोर पे आ जाएंगे तो भी समाप्त नहीं होगी एक अपरमेय संख्या, क्योंकि वो बढ़ती जाती है। और जबकि परमेय जो होती है वो एक निश्चित होता है मान, तो हमें क्या अंशन निकालना है? त्रुटि तो तब भी निकल के आएगी, तो हमें त्रुटि में एक अंशन निकाल देते हैं। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², अब पाई का मान आपने 3.14 ले लिया, तो वो एग्जैक्ट क्षेत्रफल नहीं निकलता, त्रुटि वाला निकलता है, क्योंकि पाई का मान तो अपरमेय है, पाई का मान तो चलता जाएगा चलता जाएगा। अब इतनी बड़ी वैल्यू कौन लिखेगा? इतनी बड़ी वैल्यू लिखी नहीं जा सकती, तो इस कारण पाई कैसी संख्या? एक अपरमेय संख्या है। और जो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इनका मान यूज करते हैं वो परमेय मान यूज करते हैं। पॉइंट के बाद हम समाप्त कर देंगे, इनको नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये परमेय मानी जाएगी। फिर क्या मानी जाएगी? परमेय मानी जाएगी। ठीक है? तो जैसे √2 अपरमेय, जैसे √2 का मान कितना होता है? 1.414। अब इतना यूज कर रहे हो जब तो ये परमेय है, अब लेकिन इतना यूज नहीं करते हो तो फिर ये इसका मान कभी समाप्ति नहीं होगा। यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 5 यहाँ 6, कभी 4 कभी 7 कभी कुछ, इस प्रकार ये बढ़ता ही जाएगा बढ़ता जाएगा। तो √2 एक अपरमेय संख्या है, √3 अपरमेय संख्या है, √4 का वर्गमूल 2 होता है तो वो परमेय संख्या है। ठीक है? तो जैसे कि 2 परमेय है,
पॉइंट के बाद समाप्त हो जाए वो पर में है, पॉइंट के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो सेम आवर्ती के साथ तो भी पर में है, पी अपॉन क्यू की फॉर्मूला लिख रहे हैं तो भी पर में है। ठीक है, बस अंकों की अगर पुनरावृत्ति नहीं होती है, सीक्वेंस बदलती रहती है बार बार तो फिर अपर में होती है, अदरवाइज नहीं होती। ठीक है, अभी तक 3 विधियां बताई। हाँ जी, क्षेत्र के लिए टोटल कितनी प्रॉपर्टी? 12। 5 प्लस के लिए, 5 गुणन के लिए और 2 बंटनता के लिए। प्लस के लिए क्रम में ग्रुप हो, गुणन के लिए क्रम में ग्रुप हो। ठीक है भाई, गुणन में 0 सम्मिलित नहीं किया जाता क्योंकि 0 का प्रतिलोम आता है 1/0 गुणन के लिए, जो कि क्या आता है? अनंत, जो अस्तित्व में कभी नहीं होता। अभी तक हमने बात की है केवल और केवल किसकी? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय की, कि 3 विधियों के आधार पर किया जा रहा है, परंपरागत विधि या वंशानुगत विधि या जेनेटिक मेथड, दूसरा अभिग्रहित विधि या एक्जिम मेथड, और तीसरा डेडिकेंड कट विधि जर्मन के गणितज्ञ के द्वारा दी गई। 2 पार्ट में तोड़ा गया, एक लोअर पार्ट और एक अपर पार्ट। अब बात करेंगे हम क्रमित क्षेत्र की, कि भाई 22/7 भी पर में, पाई या पर में है। अगर पाई का मान आप 22/7 यूज कर रहे हो तो पाई का मान आप पर में मान यूज कर रहे हो, समझ रहे हो? क्योंकि अपर में यूज करेंगे तो भैया कॉपी में वो नहीं आएगा, समझ गए? अब देखिए इसके बाद, अभी तक हमने परिभाषा पढ़ी क्षेत्र की, अब पढ़ेंगे क्रमित अभिग्रहित या क्रम अभिग्रहित, कुछ भी लिख लो, ऑर्डर एक्जिम। पहले अभिग्रहित पढ़ लेते हैं, फिर क्रमित क्षेत्र की परिभाषा पढ़ेंगे। ऑर्डर एक्जिम्स, क्रम अभिग्रहित या ऑर्डर एक्जिम्स। हाँ भाई, पहला क्वेश्चन मेरा, क्षेत्र में टोटल कितनी प्रॉपर्टी? 12। अभी क्षेत्र को मैंने बगल को रख दिया उठाकर। अभी हम कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं? क्रम अभिग्रहित की। अगर कोई भी क्षेत्र इन क्रम अभिग्रहितों की ओर पालना कर दे तो वो बन जाएगा क्रमित क्षेत्र। कैसा हो जाएगा? क्रमित क्षेत्र। अब क्रम अभिग्रहित होती हैं टोटल 4। कितनी होती हैं? 4। 12 प्रॉपर्टी तो वो वही है, उन 12 के साथ में इन 4 प्रॉपर्टी की ओर पालना कर दे तो ये क्षेत्र कैसा बन जाएगा? क्रमित क्षेत्र बन जाएगा। फिर पूर्ण के लिए आती हैं 2 प्रॉपर्टी अलग, 2 प्रॉपर्टी और आती हैं पूर्ण के लिए। अगर कोई भी क्रमित क्षेत्र उन 2 प्रॉपर्टी की ओर पालना कर दे तो वो बन जाएगा पूर्ण क्रमित क्षेत्र। तो यानी कि 12 तो ये पहले से ही हैं, 4 ये हो जाएंगी 16 और 2 और आ जाएंगी 18। तो यानी कि कोई भी क्षेत्र इन 18 प्रॉपर्टियों की पालना कर देगा तो वो बन जाएगा पूर्ण क्रमित क्षेत्र। और वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर जो होता है वो टोटल 18 प्रॉपर्टियों की क्या करता है? पालना करता है। इस कारण वो पूर्ण क्रमित क्षेत्र बनता है। जबकि सी केवल 12 प्रॉपर्टियों की पालना करता है और जबकि क्यू 16 प्रॉपर्टियों की पालना करता है। इस कारण वो क्रमित क्षेत्र है, वो आपका पूर्ण क्रमित क्षेत्र है और वह आपका केवल और केवल क्षेत्र है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्रमित अभिग्रहित, क्रमित अभिग्रहित। और इसमें पहला लिखेंगे क्रमित अभिग्रहित में पहला त्रिविभागीय नियम। कौन सा? त्रिविभागीय नियम। ट्राइकोटोमी लॉ। त्रिविभागीय नियम, ट्राइकोटोमी लॉ। ठीक है भाई, शर्त क्या है? 2 संख्या ली मैंने ऐप में, यदि ऐप कुछ भी हो सकता है, कोई भी क्षेत्र ले लिया, कुछ भी है, जैसे कि x और y बिलोंग्स टू f है, तब निम्न में से केवल एक सत्य है। तब निम्न में से केवल एक सत्य है। निम्न में से केवल एक सत्य है। तीनों की तीनों नहीं हो सकते एक साथ, तीनों की तीनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते, एक ही सत्य होगा। अगर 2 एलिमेंट मैंने ऐप के ले लिया, किसी सेट के ले लिए, 2 एलिमेंट में किसी सेट के लेता हूं तो उन 2 एलिमेंटों की 3 में से एक ही शर्त सत्य होगी। कौन सी हो सकती है? पॉइंट पहला, या तो x की वैल्यू y से बड़ी हो।
सही बात है, हो सकती है। या फिर दूसरा, x की वैल्यू y के बराबर हो, या तीसरा x की वैल्यू y से छोटी हो। तीन ही केस बन सकते हैं। जैसे मैंने एलिमेंट ले लिया 2 और 3, तो आप क्या कह दोगे, 2 छोटा है किससे, 3 से। अगर मैंने ले लिया 3 और 2, आप कह दोगे 3 बड़ा है किससे, 2 से। और मैंने ले लिया 2 और एक ले लिया 4/2, तो दोनों कैसे हैं, बराबर बराबर है। दोनों कैसे हैं, बराबर बराबर। तो अगर मैं किसी सेट के कोई 2 एलिमेंट उठा रहा हूं या ले रहे हो आप, तो उस एलिमेंटों की तीनों में से कोई एक ही शर्त होगी, एक साथ तीनों शर्तों की पालना नहीं होगी। या तो x y से बड़ा हो जाएगा, या x y के बराबर हो जाएगा, या x की वैल्यू y से छोटी हो जाएगी। या x y से बड़ा होगा, या x y के बराबर हो जाएगा, या x की वैल्यू y से क्या हो जाएगी, बोलो, छोटी हो जाएगी। इसे कहते हैं ट्राइकोटोमी लॉ, या फिर त्रिविभागीय नियम। कौन सा, त्रिविभागीय नियम। 3 भाग होते हैं 2 नंबर्स के लिए, या तो ये बड़ा होगा, या वह बड़ा होगा, या दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है भाई। दूसरा है योज्य एकदिष्ट। योज्य एकदिष्ट, योज्य एकदिष्ट नियम। जी दूसरा कौन सा नियम है, एडिशन मोनोटोनिक लॉ। या इंक्रीजिंग लॉ कह सकते हो। अब 3 एलिमेंट चाहिए। कितने एलिमेंट चाहिए, 3। यदि x, y और z ऐप के एलिमेंट हैं, कौन के एलिमेंट ले लिए, ऐप के, तब यदि मैं अगर x की वैल्यू y से बड़ी ले लूं, x की वैल्यू किससे बड़ी है, बोलो, y से बड़ी है। अगर मैं इन दोनों में z जोड़ दूं, तो बताओ किसकी वैल्यू किससे बड़ी होगी, तो x प्लस जेड, दोनों तरफ z जोड़ दो, तो y प्लस जेड से बड़ा होगा हमेशा। यदि x की वैल्यू y से बड़ी लेके चल रहे हो, x की वैल्यू किससे बड़ी है, y से बड़ी है। अगर मैं दोनों तरफ समान संख्या जोड़ दूं, चाहे तो प्लस में जोड़ दूं, चाहे माइनस में जोड़ दूं, तब भी x प्लस जेड की वैल्यू y प्लस जेड से क्या होगी, बड़ी होगी। जैसे कि उदाहरण स्वरूप लिख सकते हो इसमें, जैसे सभी को पता है 3 की वैल्यू 2 से बड़ी है, बोलो 3 की वैल्यू 2 से बड़ी है। अगर मैं 3 में कुछ भी जोड़ो, बताओ क्या जोड़ूं, 2 जोड़ूं, नेगेटिव में जोड़ लो भले, तेरी मर्जी है कैसे भी जोड़ ले। जैसे कि 3 में मैंने जोड़ दिया -2, है ना, और इधर से 2 में भी मैंने जोड़ दिया -2, अभी कितना आया बोलो, तो ये आ गया आपका 1 ग्रेटर देन 0। बताओ सत्य है कि नहीं है भाई। पॉजिटिव के लिए तो सत्य होता ही, हमने तो नेगेटिव लेके देख लिया, पॉजिटिव के लिए तो सत्य होगा भाई। 3 में 2 जोड़ेंगे 5, और 2 में 2 जोड़ेंगे 4, तो यानी 5 की वैल्यू 4 से बड़ी हो जाएगी। मैंने तो नेगेटिव जोड़ के देख लिया। तो मैंने क्या कहा, यदि x की वैल्यू y से बड़ी हो, तो हमेशा x प्लस जेड की वैल्यू y प्लस जेड से कैसी होती है, बड़ी होती है। अगर मैं z दोनों तरफ जोड़ दूं, अगर z दोनों तरफ आप जोड़ देते हो, तो x प्लस जेड की वैल्यू y प्लस जेड से हमेशा कैसी होती है, बोलो, बड़ी होती है। x प्लस जेड की जो वैल्यू है y प्लस जेड से हमेशा कैसी होती है, बोलो, बड़ी होती है। लिख लिया, बोलो, लिख पाए ना, लिख लिया। योज्य एकदिष्ट हो गया, मोनोटोनिक लॉ हो गया फॉर एडिशन। ठीक है, एडिशन मोनोटोनिक लॉ कह दो, या मोनोटोनिक लॉ फॉर एडिशन। अब लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, लिखेंगे। सही बात है, गलत है, समझ में आ गया ना। 2 प्रॉपर्टी। हाँ जी, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर कौन सी, 3। अब लिखेंगे गुणन एकदिष्ट।
गुणन एकदिष्ट नियम, यानी कि मोनोटोनिक लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। मोनोटोनिक लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं भैया। अब हम कुछ पूछेंगे आपसे, ठीक है भाई? हाँ जी, वही 3 एलिमेंट की नीड पड़ेगी। यदि x, y और z बिलोंग्स टू f, है ना, तब मुझे बताओ यदि x की वैल्यू y से बड़ी है, वही वाला केस लिया, वहाँ तो मैंने जोड़ दिया था, या मल्टीप्लाई कर दूंगा। x की वैल्यू y से बड़ी है तो दिस एम्प्लाइज x इंटू जेड की वैल्यू y इंटू जेड से बड़ी होगी कि नहीं होगी? हाँ भाई, जरूरी है या नहीं है? यदि x की वैल्यू y से बड़ी है और x में मैं दोनों x और y दोनों में z से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो बताओ x z की वैल्यू y प्लस y इंटू जेड से बड़ी होगी क्या? हमेशा होगी क्या? अगर मैं z का मान में, जैसे कि आपको पता है 3 की वैल्यू 2 से बड़ी है, सभी को पता है, और z का मान मैं ले लेता हूँ जैसे कि -2, जैसे कि 3 इंटू -2 और 2 इंटू -2, ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा -4। अब बताओ -6 बड़ा होता है कि -4? -4 बड़ा। तो ये क्या सा हो गया? गलत हो गया। तो यानी कि इसकी वैल्यू इससे बड़ी एक ही शर्त में हो सकती है, कब? जब z कैसा हो? पॉजिटिव हो। z कैसा हो? पॉजिटिव। z आपका पॉजिटिव है ना, अब गुणा कर दो, अब बड़ी हो जाएगी हमेशा। अगर नेगेटिव होता ना तो नहीं होगी। तो इसी कारण मैंने ये लास्ट में लिखाया। पहले मैंने आपसे पूछा कि भाई x की वैल्यू अगर y से बड़ी है तो x z की वैल्यू y z से बड़ी तभी हो सकती है जब z कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। z कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। हाँ जी, हाँ, चिन्ह चेंज हो जाएगा ना, जब ही तो किया है। कितने नियम हो गए? 3 हो गए। अब देखिए आखिरी और लास्ट नियम, संक्रामक नियम। संक्रामक नियम, संक्रामक नियम, संक्रामक है, साचर्य है। संक्रामक नियम डालेंगे या साचर्य नियम? संक्रामक ही है, ट्रांसमिटिव लॉ। 3 पढ़ते हो ना रिलेशन में, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। रिफ्लेक्सिव एक ट्रांसमिटिव होता है और एक आपका सम्मित यानी सिमेट्रिक होता है। ट्रांसमिटिव अब इसके लिए भी 3 चाहिए हमें। कितने चाहिए? 3। एक x लिया, एक y लिया और एक z लिया। तब यदि, अजी अब देखो नियम क्या कहता है कि यदि x की वैल्यू y से बड़ी है, किसकी वैल्यू किससे बड़ी है? x की वैल्यू y से बड़ी है तथा y की वैल्यू z से बड़ी है। हाँ भाई, x की वैल्यू y से बड़ी है और y की वैल्यू z से बड़ी है, तो दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू किससे बड़ी हो जाएगी? z से बड़ी हो जाएगी। इसे कहते हैं संक्रामक नियम या ट्रांसमिटिव नियम या ट्रांसमिटिव लॉ। ठीक है, तो लिख लीजिए। सही बात है गलत है? यदि x का मान y से बड़ा है और y का मान z से बड़ा है तो x का मान किससे बड़ा हो जाएगा? z से बड़ा हो जाएगा। जैसे कि 3 का मान 2 से बड़ा है और 2 का मान 1 से बड़ा है तो 3 का मान 1 से बड़ा हो जाएगा। तो क्रम अभिग्रहित में डाल लेना। एक
या तो ये वाला साइमल यूज करते हैं या ये वाला साइमल यूज करते हैं, कोई सा भी एक यूज कर लेते हैं, है ना। ये क्रम अभिग्रहित है। हाँ भाई, अगर आपसे पूछा जाए टोटल कितने क्रम अभिग्रहित हैं, एक तो योज्य एकदिष्ट है, एक गुणन एकदिष्ट है, एक संक्रामक है, और एक है आपकी त्रिविभागी। त्रिविभागी ट्राइकोटोमी लॉ। इसकी कंडीशन क्या है, अगर दो ऐप के एलिमेंट हैं तो तीन कंडीशन में से केवल एक ही सत्य होगी, या तो x का मान y से बड़ा होगा, या y का मान x से बड़ा होगा, या x का मान y के बराबर होगा। दूसरा योज्य एकदिष्ट, यानी x का मान अगर y से बड़ा है तो हमेशा x प्लस जेड का मान y प्लस जेड से बड़ा होगा, चाहे जेड नेगेटिव हो चाहे जेड पॉजिटिव हो। तीसरा गुणन एकदिष्ट नियम, यदि x का मान y से बड़ा है तो x जेड का मान हमेशा किससे बड़ा होगा, y जेड से बड़ा होगा। x जेड का मान किससे बड़ा होगा, हमेशा y जेड से बड़ा होगा। और चौथा होता है संक्रामक नियम, यानी x का मान y से बड़ा है और y का मान z से बड़ा है तो x का मान z से बड़ा होगा। कोई समस्या। क्रम अभिग्रहित आपसे पूछा जाए क्रम अभिग्रहितों की संख्या कितनी है, 4 है। यह एग्जामिनर दे देता है कि निम्न में से कौन सा क्रम अभिग्रहित नहीं है, तो 3 होंगे, उनमें से एक को बदल के दे देगा वो एग्जामिनर। तो चारों के नाम हमें पता होना चाहिए। योज्य एकदिष्ट यानी कि योग के लिए बढ़ना चाहिए, गुणन एकदिष्ट यानी गुणन के लिए बढ़ना चाहिए, जेड पॉजिटिव होगा तो ही बढ़ेगा। फिर संक्रामक क्रम का महत्व है तो x की वैल्यू y से बड़ी, y की z से तो x की z से। और फिर त्रिविभागी के 2 नंबर में केवल तीनों में से एक ही शर्त संतुष्ट होगी, या तो x का मान y से बड़ा होगा, या y का मान x से बड़ा होगा, या फिर x का मान y के बराबर होगा। तीनों एक साथ नहीं हो सकती, तीनों में से एक ही सत्य होगी। ठीक है भाई, इनको कहते हैं कौन से अभिग्रहित, क्रमित अभिग्रहित या ऑर्डर एक्जिम्स। ऑर्डर एक्जिम्स। अब लिखेंगे हम क्षेत्र, क्रमित क्षेत्र, क्रमित क्षेत्र। जेड पॉजिटिव होना चाहिए ना, एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख सकते हो वो। अब हेडिंग डालेंगे आप क्या, क्रमित क्षेत्र। क्रमित क्षेत्र, ऑर्डर फील्ड, ऑर्डर फील्ड, ऑर्डर फील्ड, ऑर्डर फील्ड, क्रमित क्षेत्र, क्रमित क्षेत्र। अब तक तो वो क्षेत्र था, अब वो क्षेत्र क्रमित वाली 4 प्रॉपर्टी की ओर मांग रहा है, उसको हमें 4 प्रॉपर्टी और दे दें तो वो क्षेत्र क्या बन जाएगा, क्रमित बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्रमित बन जाएगा। तो यदि क्षेत्र F, यदि क्षेत्र F क्रमित अभिग्रहितों की पालना करे या पालना करता है, ऑर्डर एक्जिम्स है ना, क्रमित अभिग्रहितों, क्रमित अभिग्रहित कौन कौन से थे बताना, लिख लो भले ब्रैकेट में। क्रमित अभिग्रहितों, पहला था त्रिविभागी, 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 एक संक्रामक था, एक योज्य एकदिष्ट था, और एक गुणन एकदिष्ट था। एक था गुणन एकदिष्ट, एक योज्य एकदिष्ट था, एक गुणन एकदिष्ट की पालना करे, मतलब इन चारण की ओर पालना कर ले, पालना करे, तब F क्रमित क्षेत्र कहलाता है। क्रमित क्षेत्र कहलाता है। उदाहरण में लिख सकते हो R
आर व क्यू, परमेय संख्याओं का समुच्चय क्यू और वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर कैसे क्षेत्र हैं? क्रमित क्षेत्र हैं। आर तो पूर्ण भी बनेगा आगे चल के, क्या है बोलो? क्रमित क्षेत्र है। आर व क्यू कैसा क्षेत्र है बोलो? क्रमित क्षेत्र है। वह आर और क्यू क्षेत्र तो होते ही हैं, अब क्रमित बन गए तो क्षेत्र तो होंगे ही होंगे, सीधी बात है। और आर तो पूर्ण भी बनेगा आगे चल के, लेकिन क्यू पूर्ण नहीं बनेगा। उसका एग्जाम्पल भी लिखाऊंगा कि क्यू पूर्ण क्यों नहीं होगा। पूर्णता अभिग्रहितों की पालना नहीं करता। अब दो इसके बाद पूर्णता अभिग्रहित आई। अभी तक हमारे पास आए क्रम अभिग्रहित, पहले तो आया क्षेत्र, फिर आए क्रम अभिग्रहित, अब आएंगे पूर्णता वाले अभिग्रहित। अब पूर्णता वाले कितने अभिग्रहित हैं? दो हैं। अगर दो की पालना और रह जाएगी तो ये क्रमित क्षेत्र बन जाएगा पूर्ण क्रमित क्षेत्र। और वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर हमेशा क्या होता है? पूर्ण क्रमित क्षेत्र होता है, जबकि क्यू केवल क्रमित क्षेत्र पे जाके रुक जाता है। और सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय सी केवल क्षेत्र पे जाके रुक जाता है। क्यों रुक जाता है पता है? सी क्यों नहीं होता? क्रमित क्यों नहीं होता सी? क्योंकि आप जानते हो, अगर मैं दो सम्मिश्र संख्या लूँ 2 + 3 आयोटा और एक ले लूँ 3 + 2 आयोटा, अब आप ये नहीं कह सकते कि ये इससे बड़ा है कि ये इससे बड़ा है। इनकी तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता। जबकि यहाँ तो कह सकते थे कि 3 बड़ा है 2 से, रियल नंबर में तो कंपेरिजन हो जाता है। अब ये ऑर्डर एक्जिम इसमें पालना नहीं करता है, यानी कि क्रम अभिग्रहित इसमें पालना नहीं करता है सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय सी पर। तो सी जो होता है वो क्रमित क्षेत्र नहीं होता, जबकि क्या है? केवल क्षेत्र है। जबकि सी क्रमित क्षेत्र नहीं है, चूंकि 2 + 3 आयोटा लेस देन 3 + 2 आयोटा संभव नहीं है। यानी कि तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो देयरफॉर सी केवल क्या है बोलो? क्षेत्र है। अब मैं तो डायरेक्ट भी बता सकता था कि भाई ये क्रम अभिग्रहित हैं, पूर्ण क्रम अभिग्रहित हैं, ये चीज़ इसमें होती है। और 3 एग्जाम्पल हैं बस, आर का, सी का और क्यू का। रियल नंबर में आर, सी और क्यू, इनसे अतिरिक्त नहीं पूछेगा यहाँ से। या फिर उच्चक और निम्नक, जैसे पिछली बार आया था उच्चक और निम्नक पे क्वेश्चन। और उच्चक और निम्नक जो निकलेगा, सुप्रीमियम और इन्फीमियम, वही हमारे पूर्णता अभिग्रहित होंगे। तो अब आपको लिखना नहीं है, केवल मैं समझाऊंगा। अब इसके बाद लिखाऊंगा फिर मैं कल, देखिए। अभी मैं आपको समझाऊंगा पूर्णता क्रम अभिग्रहितों को, और उनको मैं समझाऊंगा आज और लिखाऊंगा कल। फिर आर को कलम बना देंगे पूर्ण क्रमित क्षेत्र। फिर उनकी कुछ प्रॉपर्टीज ले लेंगे। फिर प्रॉपर्टीज लेने के बाद कल उच्चक निम्नक पे क्वेश्चंस चलाएंगे पूरे लेक्चर में। फिर परसों नायब रूढ़ यानी कि प्रतिवेशी, विव्रत समुच्चय, समरस समुच्चय, समुच्चय लेंगे, इंटरवल नहीं लेंगे, समुच्चय, ठीक है, उनको पढ़ाएंगे परसों। फिर उसके बाद अनुक्रम लेंगे एक दिन 2 दिन श्रेणी लेंगे, और फिर उसके बाद उनके क्वेश्चंस हैं। फिर फलनों के अनुक्रम ले लेंगे, जो नया टॉपिक है, 3 क्वेश्चन थे पिछली बार। तो मतलब 7-8 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा। इतने दिन तो लगेंगे भाई, 8 क्वेश्चन आते हैं। अब तो 8 ही गिन के चलो, पहले 5 आते थे, अब तो कहेंगे कितने आते हैं? 8 आते हैं। तो 8 आते हैं तो भैया 8 की आज तैयारी तो करो। 5 तो आएंगे ही आएंगे, वो तो कहीं नहीं गए। और 5 नंबर का मतलब हो गया, 5 क्वेश्चन का मतलब हो गया 10 नंबर। और बूंद बूंद से क्या बढ़ता है? घड़ा बढ़ता है। और ज़्यादा ना वो घड़ा भर जाएगा तुम्हारा, उस दिन आपको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, लिख लिया ना? अब देखो, अब कुछ लिखना मत, मैं समझा रहा हूँ, है ना। देखो, एक होते हैं परिबद्ध, परिबद्ध शब्द आता है, बाउंड, या बाउंड या बाउंडेड, ठीक है। अब बाउंडेड में भी या परिबद्धता में भी 2 प्रकार की परिबद्धता आ जाएगी। एक ऊपरी परिबंध और एक निम्न परिबंध।
अगर दोनों विद्यमान हैं तो समुच्चय कहलाएगा परिबंध। एक ऊपरी परिबंध और एक निम्न परिबंध, एक ऊपरी परिबंध और एक आता है निम्न परिबंध। अब हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं परिबद्धता की, और जो मेरे पूर्णता अभिग्रहित निकल के आएंगे क्षेत्र के लिए वो परिबद्धता से ही निकल के आएंगे, ठीक है। और उसके लिए मुझे आपको सिखाना पड़ेगा उच्चक और निम्नक, यानी कि सुप्रीमियम और इनफीमियम, यानी कि पहले अपर बाउंड सीखेंगे, फिर उसके बाद सीखेंगे उच्चक, फिर सीखेंगे निम्न परिबंध, फिर उसके बाद सीखेंगे निम्नक। तो ऊपरी परिबंध सीखना है पहले तो आपको, फिर सीखना है आपको क्या, निम्न परिबंध सीखना है। ऊपरी परिबंध सीखना है, फिर क्या सीखना है, निम्न परिबंध सीखना है, फिर हम सीखेंगे उच्चक और निम्नक। अब जैसे कि कोई भी सेट लिया मैंने ए, कोई भी सेट लिया मैंने, कोई भी सेट, अब मुझे इसके ऊपरी परिबंध निकालने हैं। जैसे इस सेट में मैंने 5 एलिमेंट लिए, 3, 4 और 5। इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है टोटल, 5 हैं, सबको पता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब मुझे बताइए इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट x, मैंने मान के चला इस सेट के एलिमेंटों का नाम क्या है, x है। x का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इसमें कोई दोहराई नहीं। इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट किससे छोटा है बताओ, बराबर भी तो हो सकता है। अब इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट 5 से छोटा है या फिर बराबर है, सही बात है। इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट 5 से छोटा है या फिर क्या है, बराबर है। तो ये हो गया इसका ऊपरी परिबंध। अरे जरूरी थोड़ी ना हम 5 लें, 6 से नहीं है क्या, इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट 6 से क्या है, छोटा है, ये भी इसका क्या हो गया, ऊपरी परिबंध। हाँ भैया 6.1 से ले लें तो कोई दिक्कत है क्या, ये भी, यहाँ भी इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट 6.1 से कैसा है, छोटा है। अब मुझे बताओ 50 से छोटा है कि नहीं है, तो मुझे बताओ यदि कोई समुच्चय ऊपर से परिबद्ध है, यदि कोई समुच्चय ऊपर से परिबद्ध है तो इसके कितने ऊपरी परिबंध निकलेंगे, अनंत निकलेंगे। कितने निकलेंगे, अनंत ऊपरी परिबंध होंगे। यदि कोई भी सेट ऊपर से बाउंड है डेफिनेटली उसके अनंत ऊपरी परिबंध निकलते हैं, लेकिन बाउंडेडनेस के लिए शर्त यही होती है कि ये एक परिमित मान होना चाहिए। जैसे कि 200 या 2 लाख, ये कैसा मान है, परिमित मान है, फाइनाइट वैल्यू है। अब ये फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, अगर अनंत होता फिर ये ऊपर से परिबद्ध नहीं है। यदि कोई भी समुच्चय ऊपर से परिबद्ध है तो उसके कितने ऊपरी परिबंध होंगे, अनंत ऊपरी परिबंध होंगे। कितने होंगे, अनंत ऊपरी परिबंध होंगे। अगर कोई समुच्चय ऊपर से परिबद्ध है तो उसके अनंत ऊपरी परिबंध होंगे, यानी इनफाइनाइट अपर बाउंड होंगे। लेकिन इन इनफाइनाइट अपर बाउंड की सबसे छोटी वैल्यू, इनफाइनाइट अपर बाउंड्स की यानी कि अनंत ऊपरी परिबंधों की सबसे छोटी वैल्यू, यानी कि लीस्ट, यानी कि छोटी, अपर बाउंड्स, अपर बाउंड्स की लीस्ट वैल्यू यानी कि लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट यानी कि सबसे छोटी, अपर यानी कि ऊपरी, बाउंड यानी परिबंध, ऊपरी परिबंधों की सबसे छोटी वैल्यू ही हमारी क्या कहलाता है, उच्चक कहलाता है, यानी कि सुप्रीमियम कहलाता है, सुप्रीमियम या फिर उच्चक। तो इन ऊपरी परिबंधों की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 5 है, तो यही इसका क्या है बोलो, उच्चक है। अब देखो इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट भैया किससे बड़ा आ रहा है, 1 से बड़ा या 1 के बराबर भी आ रहा है। अब 1 से बड़ा है तो मुझे बताओ कि 0 से बड़े नहीं है क्या, 0 से। बताओ -1 से बड़े नहीं है क्या, -2 से बड़े नहीं है क्या। यदि कोई समुच्चय नीचे से परिबद्ध है तो उसके कितने निम्न परिबंध निकलेंगे, अनंत निम्न परिबंध निकलते हैं। अगर कोई समुच्चय नीचे से परिबद्ध है तो उसके अनंत निम्न परिबंध निकलते हैं। अब इन निम्न परिबंधों का सबसे उच्चतम मान, इन निम्न परिबंधों का, ये छोटे मान जा रहे हैं, अब मुझे इनका सबसे बड़ा मान लेना है। इन निम्न परिबंधों का सबसे उच्चतम मान यानी कि ग्रेटेस्ट, और वो भी किसका, लोअर बाउंडेड, यानी कि GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये क्या निकलता है आपका, निम्नक निकलता है। तो यहाँ निम्नक कितना आया है, और इसको इन्फीमियम से डिनोट करते हैं, इन्फीमियम। और निम्नक कितना आया है आपका, 1 आया है। आपने चाहे कैसी भी रियल पढ़ी होगी बहुत अच्छे से समझ आई, घबराने वाली कोई आवश्यकता नहीं है। और क्वेश्चन आपका ना कि बराबर केस में ही गलत जाएगा।
टॉपिक नहीं पढ़ेंगे वो अलग बात है, लेकिन जो टॉपिक पढ़ा दिया उससे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो 99% तो गलत होगा ही नहीं। 1% आपकी मिस्टेक से या गलत सोच जाते हो तो गलत कर पाओगे, अदरवाइज जैसे पढ़ा रहे हो उसी को पढ़ जाना, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो देखो हमने कुछ नहीं सिखाया, निम्न परिबंध सिखाया, ऊपरी परिबंध सिखाया। निम्न परिबंध के लिए क्या करते हैं, सेट का प्रत्येक एलिमेंट किसी एक वास्तविक संख्या स्मॉल के से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर निम्न परिबंध विद्यमान है तो उसके अनंत निम्न परिबंध होंगे, और इन निम्न परिबंधों का उच्चतम मान उसका क्या कहलाएगा, निम्नक कहलाएगा। अगर कोई वास्तविक संख्या कैपिटल के ऐसी मिल जाए कि जिससे सेट का प्रत्येक एलिमेंट छोटा हो तो कैपिटल के कहलाएगा इसका ऊपरी परिबंध। अगर ऊपरी परिबंध विद्यमान है तो इसके अनंत ऊपरी परिबंध होंगे, लेकिन अनंत ऊपरी परिबंधों का सबसे छोटा मान इसका क्या कहलाता है, बोलो, उच्चक कहलाता है। इसको हम कहते हैं क्या, सुप्रीमम कहते हैं। इनकी परिभाषाएं लिखाऊंगा मैं कल, और इन पे 10-20 क्वेश्चन कराऊंगा आपको कल, और पिछली सेकंड ग्रेड के अंदर इनफीमियम और सुप्रीमम से आपका एक क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है भाई, आज के लिए काफ़ी है। कल देखो फर्स्ट ग्रेड वाले आ जाना 7 बजे, 7 से 8, और सेकंड ग्रेड वाले वो 8 बजे ही आते ही हैं, कोई दिक्कत वाली बात। वो क्या टाइम बढ़ा देते हैं, अभी क्या रियल है, धीमा धीमा ही चलने दो, नहीं ओवरफ्लो हो जाएगा आपका। हाँ।